की सबसे बड़ी खबर एक और ये है कि देश में क्या एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है। शाहीन बाग सुनते ही डर लगता है कि कहीं एक बार फिर से सड़कों पर जाम और सड़कों को ब्लॉक करके ना फिर से शाहीन बाग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर आपको बिल्कुल लगेगा ये तो बिल्कुल शाहीन बाग जैसी तस्वीरें। देखिए आप तस्वीरें, एक और शाहीन बाग 2.0 इन मेकिंग आप कह लीजिए। जमीन रेलवे की है। खबर समझिएगा हुआ क्या है। जमीन दरअसल रेलवे की है। अतिक्रमण हटाने का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट का है, माननीय कोर्ट का है। लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है और अतिक्रमण के समर्थन में ये सारे लोग आके सड़कों पर बैठ गए। सियासी पर्यटन शुरू हो चुका है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ वो सब हो रहा है जो दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था। अब याद करिए दिल्ली के शाहीन बाग में क्या क्या हुआ था, आपको याद होगा। दिल्ली के शाहीन बाग में संवैधानिक फैसले का विरोध हुआ था, याद करिए। यहां पर भी संवैधानिक फैसले का विरोध हो रहा है क्योंकि वहां पर आपको याद होगा संवैधानिक फैसला यानी कि संसद से पास कानून का विरोध हुआ था। यहां पर क्या विरोध हो रहा है, यहां पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध हो रहा है। नंबर 2, हल्द्वानी में हाईकोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन को मजहबी रंग दे दिया गया था कि मुसलमान टारगेट है, जबकि सीएए का देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। यहां पर भी यही रंग दिया जा रहा है। कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है। कहा जा रहा है निशाने पर मुसलमान है, बल्कि वहां पर मंदिर भी है और हिंदू आबादी भी है। धर्म का कोई लेना देना ही नहीं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में। यहां पर भी मजहबी रंग दे दिया गया है। दिल्ली में भी कहा गया था कि सीए का फैसला मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हुआ। अब ये जो शाहीन बाग इन मेकिंग है, शाहीन बाग पार्ट 2 हल्द्वानी में जो शुरू हो गया है, यहां पर भी कहा जा रहा है, स्क्रिप्ट एकदम सेम है कि यहां पर भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अतिक्रमण, मतलब कार्रवाई जो हो रही है अतिक्रमण के खिलाफ है, धर्म की वजह से थोड़ी ना हो रही है। आगे सुनिए, दिल्ली के शाहीन बाग में भी खूब सियासी पर्यटन हुआ था। कई नेता पहुंचे थे मंच पर, यहां पर भी कई नेता पहुंच गए हैं। सियासी पर्यटन शुरू हो चुका है। यहां भी सियासी पर्यटन बहुत तेजी से पकड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के लोग, वो सब डेलीगेशन सब शुरू हो चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी प्रदर्शन, महिलाएं बच्चे आगे किए गए थे। याद होगा वो तस्वीरें भी ये देखिए, महिलाएं बच्चे उनके पीछे, और यहां पर भी यही हो रहा है। और भ्रम और सच क्या है ये भी आज आपको बताना, हल्द्वानी का जो सच है वो भी आपको बताना चाहिए। हल्द्वानी के अतिक्रमण के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सच ये कि कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि यहां पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, लेकिन सच ये कि वो रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि लोगों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, लेकिन सच ये कि प्रशासन का एक्शन हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। हम ये फैलाया जा रहा है कि गफूर बस्ती पर बीजेपी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, बल्कि सच जानते हैं, सच ये कि कार्रवाई दरअसल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन नेता वहां पर सियासी रोटियां सेकने पहुंच गए और शाहीन बाग 2.0 वहां पर शुरू हो गया। बताया जा रहा बिरयानी वगैरह भी पहुंचनी शुरू हो गई है। वहां पर सड़कों को रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है वहीं पर, और अब कब्जे के समर्थन में वहां पर सड़कों पर जो है वो कलमा वगैरह भी पढ़ा जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो वहां की एक्चुअल तस्वीरें आई, एक बार दिखा दीजिए भाई, वहां पर किस तरह का माहौल है। शाहीन बाग क्यों कहा जा रहा है इसको, शाहीन बाग 2.0, एक बार दिखा दीजिए वो तस्वीरें, डिबेट शुरू करेंगे। तेरे दरबार में अर्जी रखना है, दुनिया की अदालतों में अर्जी रख चुके हैं। तेरा वो दरबार है जहाँ इंसाफ ही होता है, जहाँ फजल ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं हुआ है। तेरे दरबार में हम अर्जी लेकर आए हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तूने कुरान में फरमाया है, चलिए डिबेट शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। संगीत रागी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अजीज़ खान है मेरे साथ, फरहान साहब ऑल इंडिया MIM से हैं, और साथ ही मेरे साथ सुरेश जोशी हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जोशी साहब आप ही से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप ही लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि भाई मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं आप लोग, मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का प्रयास, बीएसपी ज्यादातर मुस्लिम इसलिए छत छीनने रहे हैं आप लोग। ओवैसी रावत साहब कह रहे हैं अशांति फैल जाएगी, सौहार्द टूट जाएगा। बताइए भाई जोशी साहब। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि अशांति फैलाने का और वहां पर कुछ जिस तरह से उसको एक वर्ग के साथ, एक मजहब के साथ जोड़ने का जो प्रयास कांग्रेस समेत सारे दल कर रहे हैं, वो कम से कम देखिए उत्तराखंड में सफल नहीं होगा हो,
क्योंकि ये मामला पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या भारतीय जनता पार्टी पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये जमीन विवाद जो है कि 30-35 साल पुराना विवाद है। और उस विवाद में अगर कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, समाजवादी पार्टी के लोग इस विवाद को सुलझाना चाहते थे तो तब भी ये विवाद सुलझ सकता था। लेकिन अभी 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2006 तक तिवारी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड बनने के बाद का मैं प्रकरण आपको बता रहा हूं, तब भी ये लोग उस जमीन को लेकर के बार बार तिवारी जी पे, हरीश रावत जी पे जा रहे थे। लेकिन किसी ने जब उनकी नहीं सुनी तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2007 की आई थी, उस सरकार के आने से पहले ही वो मामला न्यायालय में चले गया। अब जब वो मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय में जाने के बाद 2016 में माननीय न्यायालय ने उसको सुनना शुरू किया, तो उस समय भी वहां पर को जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब यहाँ बहुत बवाल हो जाएगा, यहाँ बलवा हो जाएगा, वो लोग ही उस समय उस प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में जब वो मैटर गया था तो उन्होंने वहां उसमें मामले की पैरवी करना भी उचित नहीं समझा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया है और उस आदेश की को न मानते हुए, संविधान को न मानते हुए, ऐसा तो देश में कई बार इन पार्टियों ने किया है कि ये संविधान से भी ऊपर हो गए, लेकिन ये कभी कभी मंचों पर आकर के जब टीवी के चैनलों पर आते हैं तो तब ये संविधान की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए या वर्तमान सरकारों के लिए कहते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ये सारा का सारा जो मामला उलझा हुआ है, आज अगर रेलवे उस जमीन पे अपना जो है कि कब्जा छुटा रही है या सरकारें कह रही हैं कि यहाँ पर कोई अतिक्रमण, सरकारों ने तो नहीं कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर अतिक्रमण है और सरकार अपना फर्ज निभाएगी, तो वो सारी स्थितियां और परिस्थितियां पैदा करने वाले यही दल हैं जो आज देश से इकट्ठे होकर के वहां पर जाकर के अपना प्रतिनिधिमंडल ले जा रहे हैं और वहां पर को जाकर के लोगों को गुमराह करके एक ऐसा वातावरण जो है कि हल्द्वानी या उत्तराखंड में पैदा करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि उसको शाहीन बाग 2 बनाना चाहते हैं, या इनको ये लग रहा है कि देश के अंदर 8 वर्षों में शांति है, तो 8 वर्षों से जो देश की शांति है वो शांति इन दलों को कहीं न कहीं जो है कि हजम नहीं हो रही है। इनको ये नहीं लग रहा है कि देश आखिर शांत क्यों है। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। फरहान साहब, ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मजहब पर कैसे है? हिंदू मुसलमान कहां से आ गया इसमें? सर, इसमें तो हिंदू परिवार भी है, मंदिर भी है, सब है, तो मुस्लिम है इसलिए उनसे छत छीनी जा रही है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। मतलब इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया सर? फरहान साहब, मैं बोलूं अमन भाई? हाँ फरहान साहब, आप ही का नाम है, बोलिए ना। अमन भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अमन भाई, ऐसा है कि दिल्ली में 1731 बस्तियां अवैध थीं। 1731 बस्तियां, मकान नहीं, उसको नरेंद्र मोदी सरकार में पार्लियामेंट में बिल ला करके उन अवैध बस्तियों को वैध बनाने का काम किया था। वहां कौन लोग रहते थे? वहां तो सभी लोग रहते थे ना। ठीक, उसके साथ, क्योंकि वो दिल्ली का मामला था, ठीक है, ये पार्लियामेंट के अंदर बिल लाने वाले कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने गरीबों को मतलब हक दिलाया कि मैं आपकी अवैध बस्तियों को वैध कराने का काम कर रहा हूं। किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 1731 बस्तियों को, अवैध बस्तियों को वैध कराने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है और आग्रह है कि हल्द्वानी में भी 4500 मकानों को अवैध अगर हैं तो उन्हें वैध कराने का काम करें आप, जिस तरीके से आपने दिल्ली में 2019 में ये पार्लियामेंट के अंदर बिल ला के काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अमन भाई ये बताइए कि जो लोग 50 सालों से रह रहे हैं वहां पर नगर निगम वाटर शुल्क ले रहा है, वाटर टैक्स ले रहा है, बिजली का बिल दिया जा रहा है, और अगर मकान बनाना है तो एनओसी लेनी पड़ती, स्कूल बनाना है तो भूमि जांच होती है, एनओसी होती, तब क्यों नहीं रेलवे के बारे में उल्लेख किया गया कि यार रेलवे की जमीन है, यहां स्कूल बनाने की परमिशन नहीं देंगे, अस्पताल बनाने की परमिशन नहीं देंगे, यहां मकान बनाने की परमिशन नहीं देंगे, यह अवैध है, यहां पर लाइट नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या नाम है सीवर लाइन नहीं देंगे, यहां पर पानी की सिस्टम नहीं, वाटर सप्लाई नहीं देंगे। अवैध बस्तियों में क्यों देते हैं आप लोग? पहले अवैध बस्तियों में आप वाटर की सप्लाई देते हैं, बिजली का करंट दौड़ाते हैं और उसके बाद फिर बुलडोजर लगा के उसे गिराना चाहते हैं। गलत है ये। आपके सारे सवाल वाजिब। मेरा भी एक सवाल था कि भाई बसाया क्यों? एक मिनट रुकिए ना, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल लेकर आ रहा हूं। फरहान साहब एक मिनट रुकिए।
बिल्कुल वाजिब सवाल है कि भाई बसाते क्यों हैं जब उजाड़ा ना होता है, सीधी सवाल है भाई। बिल्कुल भाई सही बात है कि बसने क्यों दिया जाता है सालों साल, अवैध अतिक्रमण होने क्यों दिया जाता है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन फरहान साहब मेरा सवाल ये है, इसको हिंदू मुसलमान रंग क्यों दे रहे हैं आप लोग, इसमें मजहब की एंट्री क्यों करा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ओवैसी साहब ने जो कहा कि मुस्लिम परिवार इसलिए उनका हक और छत छीनी जा रही है, मुझे ये बताइए इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग, कम्युनल रंग क्यों दे रहे हैं फरहान साहब, ये बताइए मेरे को। भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। आज उत्तराखंड में, मैं आपको डाटे के साथ बता रहा हूं, आज उत्तराखंड में ऐसे 64 जगहें अतिक्रमण है, क्यों नहीं हटाया जाता है? पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो नाले हैं, नाले जो गवर्नमेंट के, जिनकी लंबाई है और चौड़ाई 120 फीट है, उन 120 को ठेकेदारों ने और क्या नाम है प्लाटरों ने और बिल्डरों ने जानते कितने पे लाकर खड़ा कर दिया? मन भाई 8 फीट पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी फीट कहां चले गए? आपको लग रहा है मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती? आपको लग रहा है धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं फरहान साहब? बिल्कुल कार्रवाई हो रही, कार्रवाई सुनिए सुनिए। नहीं, आपको लग रहा है धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है? कहूंगा मैं, सुन लीजिए, मैं एक बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आपने 2 मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, मैंने आपको नहीं टोका। बिल्कुल। आपको लग रहा है धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल हो रही। मुसलमान होने हाई कोर्ट धर्म की वजह से कार्रवाई कर रहा है, आपको पता है ना आप हाई कोर्ट पर क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक, आप हाई कोर्ट को कम्युनल कह रहे हैं क्या? ये तो हाई कोर्ट धर्म की वजह से कार्रवाई कर रहा है। अब हाई कोर्ट की बात सुन लीजिए। हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। अच्छा, हाई कोर्ट ने अजय माकन, अच्छा मैं जानता था, मैं इसीलिए अजय माकन बनाम भारतीय संघ के मामले में हाई कोर्ट के क्यों नहीं आदेश के पालन कराया जाता? ये धर्म की वजह से कार्रवाई हो रही है, आपने ये बोला। खराब मौसम फरहान साहब, दिक्कत आप लोगों के साथ है, हर चीज में धर्म मत ढूंढा करिए सर। अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। यहाँ मंदिर भी है, हिंदू भी रहते हैं, बुलडोजर चलेगा तो सब पर चलेगा, अवैध अतिक्रमण तो सबका है भाई। तो सिर्फ मुसलमान होने के नाते ना जाने दिल्ली के अंदर कितने मुद्दे पड़े हुए। अरे तो आपको सिर्फ मुसलमान क्यों दिखते हैं? हिंदू भी तो है वहां पर। अतिक्रमण के खिलाफ मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है सर। वैसे आप लोग कहते हैं कोर्ट जो कहेगा, कोर्ट जो कहेगा। अब कोर्ट कह रहे हैं तो आप इसका धार्मिक एंगल लेकर आ रहे हैं। संगीत रागी बोलना चाहिए, डॉक्टर रिजवान अहमद, कोर्ट के ऑर्डर पर डॉक्टर रिजवान, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से अजीज खान भी है, शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर संगीत रागी भी है। सबके पास आ रहा हूं, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद। ये तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। हर जगह ये विक्टिम कार्ड, ये रिलीजियस कार्ड जरूरी होता है क्या खेलना? तस्वीरें देखिए। जी शुक्रिया जी। आप कैसी बात कर रहे हैं अमन जी? जय हिंद, वंदे मातरम। आप कह रहे हैं रिलीजन कार्ड खेलना क्या जरूरी होता है? अरे साहब, भारत का लोकतंत्र और भारत का सेक्युलरिज्म ने 70 साल यही तो लोगों को सिखाया है। और क्या सिखाया है? जो सिखाया है वही कर रहे हैं। अब कोई मॉनिटर आ गया है उसको चेक करने के लिए, तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बेसिक मिस्टेक करी इस देश में, और यह बात मैं बार बार बोलता हूं। शाहीन बाग को 5 महीने जो झेला, उसी से इंस्पायर होके किसान सड़कों पर बैठे, और उन्हीं चीजों से इंस्पायर होके यहां पर दूसरा शाहीन बाग बनने की नौबत आ रही है। तीसरे दिन शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के टखने टूट गए होते, महिला विंग ने लाठी चार्ज कर दिया होता, तो शायद ये नया तरीका प्रोटेस्ट करने का लोगों के सामने ना आता। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सी अवैध बस्तियां हटाई जाती हैं, बहुत सी दलित बस्तियां हटाई जाती हैं। इतनी कम से कम अच्छी बात है कि उसमें दलित नेता या कोई भी नेता सामने आके ये नहीं करते कि तुम दलितों के साथ ये कर रहे हो, क्योंकि यहां पर थोड़ी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ज्यादा है। मुसलमान नेता कूद रहे हैं, और जो इनकी पुरानी आदत है सेक्युलरिज्म के नाम पर, एक तो जितना वोट बंगाल में, एमसीडी में, यूपी में, गुजरात में ओवैसी को मिला है, इस आदमी को हैदराबाद की चार मीनारा की गलियों की राजनीति करनी चाहिए, देश के मुसलमान की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अभी किसी साहब ने कहा कि भैया वहां नगर निगम वाटर टैक्स भी लेता है, ये भी होता है, बत्ती का बिल भी, बत्ती का मीटर भी लगता है। इन लोगों को ये नहीं पता कि धरातल पर ये विभाग कैसे काम करते हैं। जहां पर मैं रहता हूं ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन लोगों ने इसको कमर्शियल कर दिया है। कमर्शियल वाटर टैक्स भी आता है, कमर्शियल हाउस टैक्स भी आता है, और साथ में कमर्शियल बत्ती का लोड भी मिलता है जहां मैं रह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस मार्ग पर मैं लखनऊ में रहता हूं वो कमर्शियल हो गई। तो इस तरह के आर्गुमेंट नेशनल टीवी पे ना करा करिए।
फिर ये कह रहे हैं साहब मुसलमानों का, अरे भाई वहां पे बस्ती नहीं गिराई, वहां नाला नहीं गिराया, आदमी के लिए कभी पूछिए इनकी मोटरसाइकिल की चेकिंग हुई है? मैंने तुम्हारे तो मोटरसाइकिल की अगर इनकी चेकिंग हुई है, अरे यार तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठो। अरे नहीं, चलिए मैं बोल रहा हूं ना, पर्सनल नहीं होते बस। अब मैं संगीत रागी नहीं तो उनको चुप कराओ ना, बीच में क्यों बोल रहा है वो? नहीं, इसलिए मैंने फरहान साहब बीच में नहीं बोलते, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले थे, अगर आपको याद हो। अगर टॉपिक अतिक्रमण है, आप लोग थोड़ी ना है। इनका मैं आपको सोच बताऊं, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले थे। सोच बताऊं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं और पुलिस ने मेरी गाड़ी रोक ली कि रिजवान अहमद अपने कागज दिखाओ, तो इनकी सोच जानते हैं क्या? ये कहेंगे नहीं, अतिक्रमण पे इनसे कहिए बोले ना, मैं नहीं दिखाऊंगा। 2019 में जो मैं नहीं दिखाऊंगा बस्तियों को पहले जो भी आदमी यहाँ इस सड़क से निकल के जा रहा है, पहले उसके कागज देखो। जो भी आदमी यहाँ से निकल के जा रहा है तब मैं कागज अजीज खान, उसके बाद संगीत। अरे यार, अकल से पैदल लोगों, कानून इस तरह काम नहीं करता है। अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर अजीज खान। अजीज भाई, समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी भी जारी करी है कि माइनॉरिटी को बेघर करने की साजिश है। ये कैसे माइनॉरिटी, मतलब इसमें हिंदू मुसलमान मजहब अल्पसंख्यक कहां से आ गया सर? कोई बता दे मेरे को, ये अतिक्रमण का धर्म कैसे ढूंढा आप लोगों ने? आपने अपने ओपनिंग कमेंट में जो शुरुआत किया वो आपने कहा सियासी पर्यटन शुरू। कौन से सियासी पर्यटन शुरू हो गया है? गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, उनके बुरे वक्त में खड़ा होना, ये सियासी पर्यटन है क्या? और अगर ये सियासी पर्यटन है तो समाजवादी पार्टी ऐसा सियासी पर्यटन बार बार करेगी। एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं साहब हिंदू मुसलमान, कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान? उस बस्ती में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है। अगर वहां मस्जिद बना है तो वहां मंदिर भी बना है, वहां धर्मशाला भी बना है। या ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, नहीं आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। अजीज भाई, समाजवादी पार्टी के हसन साहब ने किया, एसटी हसन, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने लिखा मुसलमानों पर जुल्म। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है। एसटी हसन को समझाइए, आप ही के नेता शायद सांसद है। अरे सर सुन नहीं रहे एसटी हसन। अब मुझे अमन भाई, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप नहीं करते। नहीं अब मुझे मौका दें, मुझे अजीज भाई, एसटी हसन, चाहते हैं। एसटी हसन ने कहा मुसलमानों पर जुल्म, और आपकी जो चिट्ठी है उसमें लिखा माइनॉरिटीज को बेघर करने की साजिश। हाईकोर्ट साजिश करेगा माइनॉरिटी के खिलाफ? क्या कह रहे हैं आप लोग? मतलब देश के मुसलमानों के खिलाफ हाईकोर्ट साजिश कर रहा है? सर देखिए मैंने कहा, अरे मेरी बात तो सुने आप। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहां के गरीबों का जो पक्ष है वो सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा। अगर सही तरीके से रखा होता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। हम आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं, आप बताइए कि अगर वो इलीगल कॉलोनी है तो वहां सरकारी स्कूल कैसे बने? आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कैसे घर दे रहे हैं आप? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हाउस टैक्स ले रहे हैं आप, वहां बिजली का कनेक्शन दिए हैं, वो टैक्स। भाई ये सारे सवाल सही है, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? आप लोगों को नफरत क्यों फैलानी, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? बस ये है मेरा सवाल। आप सारे सवाल बिल्कुल पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछे हैं भाई, मैं भी पूछ रहा हूँ जोशी जी से। 3 गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल कैसे बन गए वहां पर? भाई है। अवैध अतिक्रमण होने क्यों दिया? आपके सारे सवाल सही हैं अजीज भाई। हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? आप लोग मजहबी सांप्रदायिक बंटवारा क्यों करते हैं? ये बताइए ना मेरे को। क्यों आपके एसटी हसन कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भड़का रहे हैं मुसलमानों को? सर सुन ही नहीं रहे हैं सर। हिंदू मुसलमान समाजवादी नहीं कर रही है। ये एसटी हसन किस पार्टी के नेता हैं भाई? सुनिए ना, अरे भाई बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप बोले, आपकी बड़ी समस्या, आप बोलने नहीं देते। आप कम से कम 10 सेकंड तो बोलने दें अनइंटरप्टेड। अरे आप बोलिए प्रभु। एसटी हसन, एसटी हसन कौन है? वो कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सही कह रहे हैं वो? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? जान लीजिए, एक बात आप जानिए अमन भाई, वहां गरीबों पर जुल्म हो रहा है, वहां बेघर लोग किए जा रहे हैं। आज हकीकत यह है कि उनके पक्ष को सरकार ने सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखा। कौन आपने चिट्ठी पढ़ी है अपनी? सरकार का काम है। अजीज भाई, आपने चिट्ठी पढ़ी है समाजवादी पार्टी की? या सत्ता द्वारा सरकार चलेगी? आपने चिट्ठी पढ़ी है समाजवादी पार्टी की? जनता की लड़ाई सरकार नहीं लड़ेगी क्या? मैं शोएब आ रहा हूं, संगीत भाई आ रहा हूं। एक मिनट लीगल है वो। अजीज भाई, आपने चिट्ठी पढ़ी है? अगर वो लीगल, आपने अपनी चिट्ठी पढ़ी है अजीज भाई? लीगल है वो लोग। समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी जारी की, आपने पढ़ी है? वो आपकी चिट्ठी आपने पढ़ी है? सर हमने चिट्ठी भी पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? पढ़िए, एक मिनट मेरे को बताइए क्या लिखा है। आपने नहीं पढ़ी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्या लिखा है उसमें बताइए? नहीं समझ रहे हैं आप? क्या लिखा है बताइए, आपको पढ़ी आपने, क्या लिखा है उसमें बताइए? क्या लिखा है उसमें? सर मैं यही
देखिए समाजवादी पार्टी नहीं हमेशा पढ़ी इन्होंने, नहीं पढ़ी चिट्ठी, नहीं पढ़ी अपनी चिट्ठी, नहीं पढ़ी इन्होंने समाजवादी पार्टी की। सर आपने अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ी है, क्या लिखा है उस चिट्ठी में मुझे बताइए। उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अजीज खान अपनी चिट्ठी बताइए, समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या वह हिंदू नहीं है क्या? आपने नहीं लिखी चिट्ठी, आपने पढ़ी नहीं है चिट्ठी, हिंदू और मुसलमान आपने अपनी पार्टी की चिट्ठी नहीं पढ़ी है। सर आप पक्ष रखने बैठ गए। पुष्कर सिंह धामी जी को चिट्ठी वो लिखी गई है। पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी क्या लिखी है समाजवादी पार्टी ने, बताइए उसमें क्या लिखा है, बताइए बताइए क्या लिखा है उसमें। सर मैं कह अरे सर अमन जी आप बात सुन तो ले। आप बिना चिट्ठी पढ़े बैठ गए प्रभु। आपकी पार्टी की चिट्ठी में लिखा है कि माइनॉरिटी को बेघर करने की साजिश है। इलीगल जमीन में क्यों बनाया गया? अरे माइनॉरिटी कहां से आ गई इसमें? वहां पे जो स्कूल बने उनकी मान्यता क्यों दी गई? मान्यता क्यों दी गई मैं जानना चाहता हूं। भाई चिट्ठी पढ़िए पहले, मैं लौट कर आता हूं, एक बार चिट्ठी मंगवा लीजिए। आप बैठ तो गए हैं सर, आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी है। जो आपके नेता ने समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी है ना अजीज भाई, आपने वोटर आईडी तक दिया लोगों को। अरे आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप चारों तरफ से घिर गए हैं तो आप इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। छोड़ देते बस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान अपनी पार्टी को गरिया रहे हैं आज करने का मसला है। मुझे अजीज भाई आप अपनी पार्टी को गरिया रहे हैं, हिंदू मुसलमान मत करो। बहरहाल संगीत रागी और शोएब जमाई, जल्दी एक एक कमेंट। पहले शोएब जमाई मैं आपसे लेता हूँ, उसके बाद संगीत रागी साहब आपके पास आऊंगा। शोएब भाई हिंदू मुसलमान कहां से आ गया इसमें? शोएब नहीं, हिंदू कहाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 मंदिर है वहां पे, उन 9 मंदिर भी तोड़ने के लिए ऑर्डर आया है। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट और जितने भी हिंदू संगठन हैं, क्या उन 9 मंदिरों को भी बचाना चाहेंगे या अपनी आंखों के सामने उन 9 मंदिरों को टूट जाएगा मोदी राज में और बीजेपी राज में? अगर ये होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हम नहीं चाहते कि मंदिर, धर्म से पहले संविधान होता है ना यहाँ पर, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से अब वहाँ हल्द्वानी के जो हिंदू नेता हैं, कानून ऊपर है सर, और बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं, वो उन 9 मंदिरों को बचाने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे जानने के लिए बड़ी उत्सुकता है। एक दूसरी बात कि देखिए, अभी कोई साहब कह रहे थे कि भाई अगर शाहीन बाग के तीसरे दिन ही जो है लोगों के घुटने तोड़ दिए जाते तो न किसान आंदोलन करता, न छात्र आंदोलन करता और महिला विंग ये करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को अगर दोनों घुटने और कूल्हे तोड़ दिए जाएं तो हमें इस तरह की भाषा सुनने को नहीं मिलेगी और इनकी बातों से हमें डायपर की बदबू आती है। और ये डायपर वाले लोग, तो इन लोगों को हम, हमारे बस में हो तो हम तो इनको नंगे करके गरम सरिये से सेक दे, लेकिन हम दूर बैठे हैं। अच्छा गर्म सरिये पर सेक दे। तो ये तो अपना चरित्र बता रहे हैं भाई। मैं लखनऊ में नहीं हूँ, हमारे बस में नहीं है, वरना इनको सड़क पे नंगे करके जो है यहाँ से इनको सजा दी जाए। ऐसे लोगों को जो किसानों के खिलाफ बोलते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। अरे आप हाई कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। चलिए संगीत रागी कमेंट आपका हो गया, पर्सनल हो रहे हैं लोग, छोड़िए ना। बताइए संगीत रागी, बताइए संगीत रागी। ये है कि माइनॉरिटी को बेघर करने की साजिश है समाजवादी पार्टी, और ओवैसी साहब कह रहे हैं ज्यादातर मतलब मुसलमान है, इसलिए उनकी छत और हक छीना जा रहा है। रागी साहब बताइए। आ रहा हूँ, आप आ रहा हूँ, शोएब एक मिनट आ रहा हूँ, बताइए। और वो सालों साल से वहां रह रहे हैं, अचानक उनको कह दिया जाओ। पागल हो गया। रावत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वहां का कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि वो एक ऐसा आबादी है जहां से चूंकि हमें वोट मिलता था, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, हमें जहां वोट मिलता था इसलिए ऐसा हो रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन चैनल पर भी आकर के बोले हैं कि ये जैसे इजराइल पैलेस्तीनियों के साथ करता है वो इस प्रकार का काम हो रहा है। हमको मुद्दे को बहुत साफ समझना चाहिए। ये जमीन जो है वो रेलवे की है, राज्य इसका पार्टी नहीं है, ये हमको बहुत आसानी से समझना चाहिए। रेलवे के लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो अवैध तरीके से कब्जा में है। यदि एक चोर को यदि एक जगह पकड़ लिया जाता है तो वो ये नहीं कहने जाता है कि आप दूसरे चोर को पकड़ लीजिए पहले, उसके बाद आप हमको पकड़िए, ये नहीं आप कह सकते। जहां पर मामला है, 2006 में भी ये मामला गया था, 2007 में भी ये मामला गया था और 2016 में भी इस पर निर्णय आया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मालिकाना हक जिसका इंटाइटलमेंट हम बोलते हैं राजस्व के मामले में, वो उसी का बना हुआ होता है। अब एक तर्क ये आ रहा है कि भाई एक समय 1970 के अंतर्गत एक कानून आया था। ब्रेक के बाद आपसे शुरू कर लूंगा, ब्रेक की थोड़ी सी मुझे, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ये तथ्य बताते हुए कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ की है, वक्फ के पास सबसे ज्यादा है।
वक्फ बसा दे भाई इन लोगों को, अगर मुसलमानों का ही दर्द है तो बसा दे वक्फ जो है संपत्ति। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। बचाई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा, राजौरी में हुए धमाके के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी। जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, जमीन खिसकने के बाद लोगों के घर से अचानक पानी निकलने लगा, कई जगहों पर घरों में दरार भी आई। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड की वजह से स्कूलों में दी गई छुट्टी। प्रिकॉशन डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का दिखाई दिया असर, प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। कैप्टन शिवा चौहान सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र के शिरडी में 15 दिसंबर से 2 जनवरी तक भक्तों ने साईं मंदिर में जमकर दान किया। श्रद्धालुओं ने करीब 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। बाबा नीम करौरी आश्रम में किए दर्शन, दोनों समाधि स्थल पर करीब 1 घंटे तक रुके। कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह की फिलीपींस में गोली मारकर हत्या, पंजाब के मोगा के रहने वाले थे गुरप्रीत सिंह, परिवार में पसरा मातम। चीन में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात, चीन में एक दिन में 25,000 मरीजों की मौत, 13 से 23 जनवरी के बीच कोरोना का आ सकता है पीक। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हुए, ज्यादातर शहरों के शमशान में लंबी कतार लग गई है, लोग पार्क में ही शवों को जलाते दिखाई दिए। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू, कब्रिस्तान में शवों का ढेर दिखाई दिया, कब्र खोदने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला, रूस ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए हैं, हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। रूस ने खैरसोन इलाके में भारी बमबारी की है, उन्होंने तोप, MLRS मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन से हमला कर सकता है रूस, जेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया है कि रूस फिर से शायद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण पर अजीब बयान, कहा पाकिस्तान में जहां बाजार रात 8 बजे बंद की गई वहां पर बच्चों की तादाद कम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित, हादसे में कार चकनाचूर। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग, आग से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा, आग लगने की वजहों की जांच जारी। और रूस में भीषण आग ने कहर बरपाया, आग में झुलसने की वजह से 100 बछड़ों की मौत हुई। अंजलि के घर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अंजलि के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। कंजावला केस में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आई सबसे बड़ी चश्मदीद और अंजलि की सहेली, कार शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी अंजलि, आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि। निधि के आरोपों को अंजलि के परिवार ने किया खारिज, परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र ही नहीं। निधि से पूछा सवाल, एक्सीडेंट के बाद क्यों गायब हो गई। दिल्ली के अंजलि मौत केस में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, वीडियो में अंजलि अपनी दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। पुलिस के मुताबिक हादसे से 15 मिनट पहले का ही ये वीडियो है। कंजावला केस में कोर्ट में कल होगी सभी आरोपियों की पेशी, आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी के शमशान घाट में कंजावला हादसे की शिकार लड़की अंजलि का अंतिम संस्कार, अंजलि की मां ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। ग्रेटर नोएडा में कार सवार लड़कों ने 3 लड़कियों को कुचला, हादसे में गंभीर रूप से घायल एक लड़की कोमा में पहुंची, कार सवार की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी, करीब 200 मीटर तक लड़की को घसीटा, घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए, कार में सवार घायल पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद बढ़ गया विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला हुआ। विक्रेताओं ने गार्ड पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड हुए जख्मी। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बड़ा विवाद। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई में कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जैम किया। तीर्थ स्थल समेत शिखर को मुक्त करने की कर रहे हैं मांग। आजाद मैदान में सभा के बाद समापन होगा। गुजरात के गोधरा में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग। झारखंड सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट को भी किया गया बंद। जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों को नुकसान हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव के पैतृक घर पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों के बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों ने 1 महीने से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। फिल्मी गानों को बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में एक आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। आलीशान होटल को ध्वस्त करने के लिए करीब 60 डायनामाइट लगाए गए। बताया गया कि यह होटल बीजेपी के पूर्व नेता का था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरेआम कार लेकर के फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। इसके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? इतनी बड़ी इंसानी बस्ती को हटाना बहुत बड़ा एक जुल्म हो जाएगा। हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे ऊपर नाइंसाफी की जा रही है। ये बहुत नजर। आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। इतनी बड़ी इंसानी बस्ती को हटाना बहुत बड़ा एक जुल्म हो जाएगा। जो भी विकास के काम होते हैं, सौंदर्यीकरण होता है, वो इंसानों की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इलीगल एंक्रोचमेंट, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर की जानी है। इलीगल एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण, वहां मंदिर भी है, रेलवे की जमीन है, 4300 4350 के आसपास वहां पर निर्माण है, जिसमें घर है, हर तरह का निर्माण है, और ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। अवैध अतिक्रमण की वजह से कार्रवाई हो रही है, धर्म की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन इसको धार्मिक रंग दे दिया गया है। और ये शाहीन बाग 2 बनाने की कोशिश है, इन मेकिंग है। ये तस्वीरें देखिए, शाहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ था, महिलाएं बच्चों को आगे कर दिया जाता था और फिर मानवीय, इंसानियत, ये सब कुछ कहा जाता था। लेकिन अवैध अतिक्रमण के साथ जो लोग आंदोलन के साथ हैं, क्या वो हाईकोर्ट के खिलाफ है? जो लोग आंदोलन के साथ है, क्या वो अतिक्रमण के साथ है, अवैध अतिक्रमण के साथ हैं? क्या वो एंक्रोचमेंट को सही मानते हैं? अगर नहीं तो ये आंदोलन गलत है। अगर ये सही है तो फिर हर जगह ये एंक्रोचमेंट सही है, फिर तो जगह जगह जहां जहां अवैध अतिक्रमण कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी जाकर बैठ जाओ, बस जाओ, फिर उसको अपना बना लो। फिर तो पूरे देश में ये मॉडस ऑपरेंडी होगी, फिर तो हर जगह यही होगा। पहले जाओ, बैठो, बसो, घर बनाओ
और उसके बाद फिर कोई हटाए तो फिर अपना धार्मिक कार्ड, विक्टिम कार्ड जेब से निकाल लो और फिर अपना धार्मिक एंगल बाहर निकाल के आप शुरू हो जा रोना धोना। यही हो रहा है यहां पर भी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है ये सब कुछ, चैप्टर क्लोज हो जाता है यहां पर। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान ने कहा, रागी साहब उस पर आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने आपको बीच में टोक दिया था कि अगर शाहीन बाग 1 को ठीक से हैंडल किया जाता, आ रहा हूं फरहान साहब आ रहा हूं, अगर, क्योंकि रागी साहब को बीच में टोक दिया था, अगर शाहीन बाग 1 को ठीक से हैंडल किया जाता ना तो ये सब नहीं होता मेरे ख्याल से। आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान आपके पास भी आ रहा हूं, नहीं होता ये सब। वहीं पर आदतें बिगाड़ दी कि आप सड़कों पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं, दंगा भी कर सकते हैं। आदतें वहीं बिगाड़ दी, अब यहीं पर भी यही हो रहा है। रूल ऑफ लॉ होगा ना सबसे ऊपर, चैप्टर क्लोज, रूल ऑफ लॉ, उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना भाई। अच्छा एक और चीज जो भी मेरे से वो शोएब भाई पूछ रहे थे ना, जो मंदिर वाले लोग हैं क्या वो भी उतरेंगे सड़कों पर? नहीं उतरेंगे शोएब भाई, कोई नहीं उतरेगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म से पहले संविधान है, देश है भाई। कोर्ट ने कह दिया, अभी जो कॉरिडोर बना, केदारनाथ कॉरिडोर बना, वहां पर कितने मंदिर टूटे हैं भाई। जब देश की बात, संविधान की बात आएगी ना शोएब, जब संविधान की बात आएगी तो धर्म पीछे हो जाएगा। संविधान सुप्रीम होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, चैप्टर क्लोज हो गया। आपके लिए शरिया पहले होगा संविधान से, आप उतर आएंगे सड़कों पर, बवाल काट देंगे। ऐसा नहीं है शोएब, कोई मंदिर के लिए नहीं उतरेगा। बहरहाल अब आप बोलिए रागी साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आऊंगा शोएब, आऊंगा डॉक्टर रिजवान अहमद के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले संगीत रागी आप बोलिए। देखिए अमन जी, ये बात अहमदाबाद में सड़कों को चौड़ी करने के समय भी एक बड़े एक अति प्राचीन मंदिर को लेकर के हुआ था कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या उनको ढाएगी, उनको हटाएगी, और ऐसा हुआ था। अगर इलीगली मंदिर एंक्रोचमेंट हुई है तो मंदिर हटेगा। देखिए दूसरी बात, मंदिर हटेगा भाई। दूसरी बात, आपने कोई पैनलिस्ट आकर के हिंदुओं की तरफ से कोई साधु समाज का या कोई उस ढंग का आकर के ये कहा कि हिंदुओं के खिलाफ ये ज्यादती हो रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। इनफैक्ट कौन लोग हैं, आप हरीश रावत को देखेंगे, उन्होंने साफ साफ उसे हिंदू मुसलमान के तौर पर ये कहा। ओवैसी को आप सुनिए, उन्होंने साफ साफ कहा मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी का लेटर जो है वो उसका जवाब दे दीजिए। एक तो रेगुलराइज कर देती सरकार, जो फरहान साहब ने बोला, जोशी साहब, देखिए, और जो अजीज भाई ने बोला कि सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा। ये दो बातों का जवाब दीजिए मेरे को, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। देखिए, रेगुलराइज करने का अधिकार राज्य की सरकार को है ही नहीं, क्योंकि ये उनकी जमीन है ही नहीं। इसलिए जो वहां पर स्कूल खोले या विद्यालय खोले, हॉस्पिटल खोले, रजिस्ट्री करवाया, उसके पाप का भादी इलीगल काम करने में उन सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस समय के राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ, जिन लोगों ने इस प्रकार के आदेश जारी किए। एक दूसरी बात, 2021 देखिए, सरकार तो इसकी पार्टी है ही नहीं साहब। सरकार क्यों इसकी पक्ष रखेगा? क्यों पक्ष रखने का उसका अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, 2013 में याचिका दायर की गई थी एक इंडिविजुअल की तरफ से। देखिए, ये अजीज भाई को फैक्ट नहीं पता, चिट्ठी भी नहीं पड़ी होगी, लेकिन अजीज भाई एक इंडिविजुअल ने ये याचिका दाखिल की थी। एक और बात, जी आ रहा हूं अजीज भाई, जल्दी से मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। दो बातें बस जल्दी से, 10 सेकंड्स। देखिए, 2021 में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की बेंच ने ही ये जजमेंट दिया था हरियाणा के मामले में, जिन्होंने कहा था कि रेगुलराइजेशन जो है इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार नहीं है। ये मैं फिर से जोर देकर के कह रहा हूं, ये उनका अधिकार नहीं है। नहीं तो पूरे देश भर में जितने इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं वो सब कहेंगे कि आप, बहुत बड़ी बात है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार रेगुलराइज नहीं है। इलीगल ऑक्यूपेंट्स का अधिकार रेगुलराइज कर देना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहरहाल मैं आ रहा हूं शोएब, एक मिनट आ रहा हूं, अजीज भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान, उसके बाद शोएब आपके पास आऊंगा। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, फिर जोशी साहब आ रहा हूं। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान, बताइए भाई। दो फैक्ट्स हैं, मैं दो सवाल ले रहा हूं आपसे। सवाल नंबर 1, बीच में कोई ना बोले, सरकार रेगुलराइज कर देती। सवाल नंबर 2, सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा। ये दो सवाल है जी। सुनिए, अभी जो ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वहां पर सरकारी स्कूल हैं वगैरह वगैरह, देखिए उलझाने की कोशिश ना करिए। अगर वहां पे, जैसा संगीत रागी भाई ने बिल्कुल सही बोला, उस बात को आगे बढ़ाता हूं, अगर वहां पर सरकारी स्कूल हैं तो ये मैटर है बिटवीन रेलवे एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट उन स्कूलों को गिराती है, रेलवे को कंपनशिएट करती है, ये बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता
कि आप अपने आर्गुमेंट में यह कहें कि वहां पर सरकारी स्कूल है। पहली चीज, अगर वो प्राइवेट लैंड है, सीधी सी बात है, क्या आपने उसको खरीदा है? अगर वो नजुल का लैंड है, स्टेट लैंड है, तो क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन है? जो अभी रावत साहब बोल रहे थे 2014 से 2017 तक तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भाई, रावत साहब भी वहां मुख्यमंत्री थे, वो ही उसको रेगुलराइज कर देते। ठीक, अब आगे चलिए। मौलाना शोएब जमाई ने एक गलत बॉल फेंक दी कि 8 मंदिर जब टूटेंगे तो क्या होगा। भैया ये बात सुन के संगीत रागी जी को तो पेट में दर्द हुआ ही नहीं, वो तो कह रहे हैं 8 नहीं 18 टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आखिरी बात, अगर आप मानवता की बात करते हैं तो अमन भाई, स्टेशन पे लोग सो रहे हैं, सड़कों में जाड़ों पे सो रहे हैं, बस स्टैंडों पे सो रहे हैं, इसका मतलब मौलाना जमाई जैसे लोगों के हिसाब से इन सबको मिलके कोई सरकार के लैंड पे अपने मकान बना देने चाहिए। सरकार के ये अपने घरों सड़कों में पे ले सो रहे हैं, ये जाएं, बेवकूफ ले है। अपने घरों में बसा लें। उसके 5 साल बाद हर आदमी ये कहेगा की जमीन को आप दे दीजिए ना, यदि आपको मुसलमान बनाना है इन चीजों को। इनका जिनका दिल इतना पसीज रहा है, वो अपने अपने अमन घरों जी, में इतने नेताओं के इतने बड़े बड़े व्हाइट हाउस टाइप अमन जी मैं जल्दी से, मेरे को फरहान साहब के पास जाना है, अमन जल्दी से जी, बोलिए रागी साहब 10 सेकंड्स में। अमन जोशी जी, साहब आ रहा हूं। अमन जी, यदि आपने इसे नहीं अजीज भाई आऊंगा, बिल्कुल बोलने दूंगा मैं। अमन जी मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिम प्रश्न बना दिया है। यदि इतना दर्द है, इतनी हमदर्दी है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप क्यों नहीं उनको बसा देते हैं? अपने घरों में बसा दीजिए। सवाल यह भी है कि कौन लोग वहां से इतने दिनों में आकर के रहे हैं, कोई अवैध लोग जो है बाहर से आकर के वहां पर ये भी एक सवाल है। फरहान साहब, सवाल ये है कि हम अपने घर में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जी भाई। फरहान भाई, आप भी नहीं करेंगे, कोई आपके घर में आकर अवैध कब्जा कर ले, मैं भी नहीं करूंगा, कोई भी आप मेरे घर में, हम अपने घरों में अवैध कब्जा नहीं करेंगे। मुल्क भी तो हमारा घर है ना, क्यों हम अवैध कब्जा बर्दाश्त करें? फरहान भाई, ऐसा है अमन भाई, चाइना जिस तरीके से घुसता चला आ रहा है, आप कहां बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि बर्दाश्त कर रहे हैं? सर आपके दिमाग में घुस रहा है, मैं क्या करूं उसका? देश में तो नहीं घुस रहा, आपके दिमाग में। आवाज आ रही मेरी अमन भाई? अरे नहीं, ठीक है, बोलिए। नहीं हमको नहीं, देखिए आपका काम ही है गुमराह करना। मैं अब एक बात आपको पॉइंट की बताता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही प्रोमो चला रहे हैं और खुद ही बयान दे रहे हैं कि शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। ये कहाँ के न्याय है? शाहीन बाग वो बन रहा है, अगर किसी का घर तोड़ा जाए, अगर वो धरने पर बैठे तो शाहीन बाग है। मालिक ना करे कि अमन भाई आपका कभी घर टूटे और आपकी भी बच्चे और क्या नाम है आपकी बीबी आकर रोड पर बैठे। बहुत शर्म की बात होगी जो आपने तमाम बयान अभी दिए हैं। उससे पहले मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अमन भाई, सुनिए, गरीब का घर जब टूटता है ना तो सबको तमाशा लगता है, अगर अमीर का जब घर टूटे ना तब समझ में आता है। वहां गरीब लोग रह रहे हैं, इस वजह से क्या नाम है रेलवे अब जाग गया है। 50 सालों से सो रहा रेलवे, 50 साल से रेलवे सो रहा था। अच्छा, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने जब देश के प्रधानमंत्री ने 1731 घरों को वैध करार दिया था, पार्लियामेंट में बिल लाकर पेश किया, तो क्या प्रधानमंत्री गलत थे? अवैध अतिक्रमण करने वालों का समर्थन प्रधानमंत्री कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, वो तो क्या नाम गरीबों की मदद कर रहे थे ना। रेगुलराइज कर दे, रेगुलराइज कर दे, ये पक्ष है। जोशी साहब, आधार पर उसी फरहान साहब कह रहे हैं आधार पर रेगुलराइज कर दीजिए भाई, गरीबों का घर है, गरीबों का घर है, रेगुलराइज कर दीजिए। फरहान साहब का जो वो सलाह दे रहे हैं, रेगुलराइज कर दीजिए भाई। अमन जी, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैं सबका एक एक करके उत्तर दे दूं। आ रहा हूं उसके बाद। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा जो मामला है ये माननीय न्यायालय और रेलवे के बीच का है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 78 एकड़ जमीन जो है वो रेलवे की है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये कह रहे हैं कि आज तक रेलवे ने क्यों खारिज नहीं कराई, ये मामला रेलवे और उन लोगों के बीच बड़े लंबे समय से चल रहा था। और इसी के अंतर्गत 2007 में जब रेलवे बार बार उनको खाली करने के लिए कह रहा था और खाली नहीं कर रहे थे, तो 2007 में वो लोग मैं एक बात भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, एक करवा रहा है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। अच्छा पूछ लीजिए, फिर अजीज खान आ रहा हूं, उसके बाद अजीज भाई आपके पास आऊंगा। सुनिए मेरी एक बात बताइए, रेलवे बड़ा या मानवता बड़ी? सर कोर्ट बड़ा या धर्म बड़ा? कोर्ट बड़ा या धर्म बड़ा? भाजपा के प्रवक्ता से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मानवता बड़ी की रेलवे बड़ा?
अच्छा बता दीजिए। मैं इस प्रश्न का भी अभी रेलवे बड़ा या मानवता बड़ी? खड़े थे क्या? अच्छा चलिए बताने दीजिए। पूछना चाहता हूँ, अगर मानवता बड़ी है तो आप वहाँ पे घर पे रहने दीजिए। पहुंच गया आपका। जोशी जी जवाब दे रहे हैं, मानवता बड़ी है रेलवे बड़ा? देखिए पहली बात है, मानवता बड़ी की रेलवे बड़ा? अमन भाई मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। प्लीज और दूसरी बात यह है कि जो आज लोग कह रहे हैं, देखो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग हल्द्वानी में बैठ के कह रहे हैं कि उसको वो एक उन्माद बनाना चाहते हैं, जातीय उन्माद, वर्गों के बीच में उन्माद। वो कहते हैं कि नैनीताल जिले की 5 विधानसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीती, एक विधानसभा सीट हम जीते जिसपे बनभूलपुरा आता है, और उस बनभूलपुरा पे इसलिए जो है कि अतिक्रमण जो है के नाम पर इनको उजाड़ा जा रहा है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, माननीय कांग्रेस के लोगों से भी और सपा के लोगों से भी, आखिर भाई तुम हमसे मानवता की बात पूछ रहे हो, जब तुम्हारी केंद्र में सरकार थी, जब तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो वो मानवता तुम्हारी कहां मर गई थी कि जो इनको तुमने रेगुलाइज नहीं किया, जो आज आप हमको नियम सिखा रहे हो, कानून सिखा रहे हो, भाई ये तुम्हारे लोगों ने क्यों नहीं सीखे? क्योंकि ये मामला देखिए आज का नहीं है। आपके प्रधानमंत्री 2019 में करते हैं केंद्र में नियमित, सुनिए आप उत्तराखंड में नहीं कर सकते। सुनिए, जब आप केंद्र में थे तब आपने काम क्यों नहीं किया? जब राज्य में थे तब आपने काम नहीं किया। आप उस समय सिर्फ जो है जब आप राज्य में थे तो तब आप मुजफ्फरनगर कांड करवा रहे थे, तब आप खटीमा कांड करा रहे थे, तब आप मसूरी कांड करा रहे थे, तब आप ऑल इंडिया वाले हैं भाई, समाजवादी पार्टी वाले तक तो गया ही नहीं। मैं समाज आ रहा हूँ, शोएब एक मिनट आ रहा हूँ। डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद शोएब आप बोलेंगे। डॉक्टर अजीज खान बोलिए भाई। डॉक्टर अजीज खान बताइए, कार्रवाई अतिक्रमण की वजह से हुई है, धर्म की वजह से हुई है? सवाल ये है डॉक्टर अजीज। अमन भाई देखिए, सवाल क्लियर हो चुका, मैंने सुन लिया है। अभी आप भी कह रहे थे कि साहब कहीं बैठ जाइए, कब्जा आपका हो जाएगा। वो लोग कहीं बैठे हैं, 4 पीढ़ी से रह रहे हैं लोग वहां पे, 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, उनकी जमीन नहीं बैठे। पहली बात तो गलतफहमी खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट में करना चाहता हूं, पहली बात रेलवे की जमीन है सर, वो कोई आपके घर में आकर 4 दशक से रहेगा तो थोड़ी ना आप उसको बैठने देंगे। बोलिए खैर, बोलिए डॉक्टर अजीज खान आप बोलिए। खास बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी का एक नारा है कि साहब जहां झुग्गी वही मकान, 2022 तक हम सबको देंगे पक्का मकान। कहां गया नारा आपका? कहां गया नारा? आप तो मकान गिरा रहे हो, मकान हटा रहे हो। मैं बता रहा हूं, ना आप इंसानियत के साथ हैं, ना आप गरीबों के साथ हैं, और ना ही आप सामाजिक हैं। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर वाकई में अगर आप गरीबों के हमदर्द होते, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, वहां हिंदू भी रह रहा है, वहां मुसलमान भी रह रहा है, वहां गरीब रह रहा है, उस गरीब की बस्ती को आप गिराना चाहते हैं। आपने कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखा। आप कह रहे कहीं भी बैठ जाओ, स्टेशन पे बैठ जाओ, वो स्टेशन है। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे सब 78 एकड़ है, इनको स्पष्ट नहीं है 29 एकड़ का मामला चल रहा है। इनको पता ही नहीं, इनको ये सरकार है, ये सरकार को पता ही नहीं कितने एकड़ की लड़ाई है। सुनिए तो हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार, अरे हाईकोर्ट का आदेश पढ़िए। आप उत्तर प्रदेश में बैठ करके उत्तराखंड की राजनीति मत करिए। आप हाईकोर्ट का आदेश पढ़िए, उसमें क्या स्पष्ट लिखा हुआ है वो पढ़िए। आप उसको उत्तराखंड सरकार और की कम्युनिटी का बना रहे हैं, जबकि मामला रेलवे का अपने घरों को बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। अरे एक बात बताइए काम करते हैं। डॉक्टर अजीज, एक सवाल आपसे मैं लेता हूँ। डॉक्टर अजीज, आपको यहाँ हल्द्वानी के लोगों की चिंता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। डॉक्टर अजीज एक मिनट रुकिए, फिर मैं शोएब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज एक मिनट, डॉक्टर अजीज एक मिनट रुकिए। डॉक्टर अजीज एक सवाल ले रहा हूं आपसे। आपको हल्द्वानी के लोगों की चिंता है, मुझे आपकी चिंता है। अभी हाल फिलहाल अलग अलग राज्यों में रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटा। डॉक्टर अजीज भाई आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, अभी हाल फिलहाल 3 महीने पहले बिहार की जमीन, अप्रैल 2022 में रेलवे की जमीन से 40 साल बाद कब्जा हटा, और बिहार के बिहारीगंज में, झारखंड से जगह जगह रेलवे की जमीन से कब्जा हटा। डॉक्टर अजीज खान, वहां आप लोग नहीं उसको लेकर वहां चिट्ठी नहीं लिखी, हल्द्वानी के लिए चिट्ठी क्यों लिखी है सिर्फ? वहां के लिए क्यों नहीं लिखी आप लोगों ने? क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि 90% मुस्लिम है वहां। बोलने दे आप बोलने दे, हम बीच में किसी को नहीं बोलते हैं। हाँ प्लीज बोलिए। वहां इसलिए नहीं लिखी कि वहां लोग वहां 70,000 लोग बेघर नहीं हो रहे थे। अरे हो 70,000 वहां पर भी 40 साल पुराना था मामला सर। अजीज भाई नहीं, यहाँ पर मानवता के खिलाफ मसला चल रहा है। अरे तो वहां क्यों नहीं था मानवता के खिलाफ? रह रहे हैं यहाँ। सरकार इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ अगर थी तो ऐसे सरकारी स्कूल क्यों बनाएंगे? उसको मान्यता क्यों दिया गया? हाउस टैक्स 4365 निर्माण है, 70,000 लोग कहां से आ गए? बैंक वहां बने हैं, बैंक
वहां धर्मशाला बना है, मंदिर बना है, मस्जिद बना है। सवाल इस बात का है, सीधी सी बात है, मेरा ये बड़ा वाजिब सवाल था डॉक्टर अजीज खान, आप सब लोग हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, ओवैसी साहब भी हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, आप भी हल्द्वानी की बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अप्रैल 2022 में झारखंड में रेलवे की जमीन से कब्जा हटा, बिहार के बिहारीगंज रेलवे की जमीन से कब्जा हटा, हैदराबाद में रेलवे की जमीन से कब्जा हटा, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। हल्द्वानी में सारे पहुंच रहे हैं। ये तुष्टीकरण की वजह से या वोट के चक्कर में जा रहे हैं, क्योंकि 90-95% मुस्लिम है, वरना वहां भी जाते ना आप लोग, वहां तो आप लोग नहीं गए। शोएब जमाई, अब आप बोलिए। शोएब, अतिक्रमण की वजह से कार्रवाई हो रही है या धर्म की वजह से? मेरा सीधा सवाल है शोएब, अतिक्रमण की वजह से कार्रवाई हो रही है या धर्म की वजह से? शोएब जमाई। नहीं, देखिए आपने सही कहा कि 90% वहाँ मुसलमानों के घर है और 10% हिंदू, वो भी बेघर होंगे। हमने आंदोलन के दौरान बहुत पहले ये कहा था कि एनआरसी जब होगा तो हिंदू मुसलमान दोनों इफेक्टेड होंगे, दोनों को बेघर किया जाएगा। इसका जीता जागता नमूना ये हल्द्वानी का केस है, हिंदू और मुसलमान दोनों बेघर होंगे। ये एक नमूना है एनआरसी का। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, हिंदू तुमसे मदद नहीं मांग रहे ना, काहे हिंदू हिंदू कर रहे हो? हिंदू तुमसे मदद थोड़ी मांग रहे हैं बेवकूफ। अरे हिंदू तुमसे मदद थोड़ी मांग रहे हैं यार। मैंने आपसे इसका एनआरसी से क्या लेना देना हल्द्वानी का? अब लोग मुझे कहेंगे किसको बैठा लिया? नहीं बोला, एनआरसी की वजह से हो रहा है ये हल्द्वानी, एनआरसी की वजह से हल्द्वानी हो रहा है। उसका एक ये छोटा सा झलक है, नमूना है, इसी तरह का झलक है। अरे अतिक्रमण है वो, एनआरसी का अतिक्रमण से क्या लेना देना? अरे यार हिंदू तुमसे मदद नहीं मांग रहे ना। आपको अतिक्रमण पता क्या होता है? एंक्रोचमेंट। नहीं बोला अमन, ये फेयर नहीं है, अमन फेयर नहीं है। चलिए बोलिए भाई, आप गलत मत बोलिए, फिर मेरे पे सवाल उठेंगे किसको बिठा लिया। गलत मत बोलिए। एनआरसी का अतिक्रमण से क्या लेना देना? आप सवाल उठा लेना मेरे बोलने के बाद। एनआरसी का अतिक्रमण से क्या लेना देना? मैं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में ये 5 तारीख को मामला सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई करने के लिए राजी हो गई, यानी मामला गंभीर है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जो भी मामले में जजमेंट दिए उसमें अल्टरनेटिव लैंड दिया है। हरियाणा का मामला था, आपको याद होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पे कब्जा था, तो एक अल्टरनेटिव जमीन का इंतजाम किया गया, विस्थापित किया गया, सब उसको मॉनिटर करके यहाँ से उजाड़ा गया। दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड दोनों का यहाँ का अधिकार देता है, इसी के बुनियाद पर गए। राइट टू एनक्रोचमेंट का अधिकार नहीं है भाई। अतिक्रमण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार थोड़ी ना हो गया। अतिक्रमण जन्म सिद्ध अधिकार थोड़ी ना हो गया। 40-45 हजार लोगों को उजाड़ देना ये व्यवहारिक नहीं है, ये मानवता की दृष्टि नहीं, बल्कि एक सेन आदमी लंपटों की बात नहीं करता। सर मानवता के आधार, इतनी मानवता की चिंता अपने घर में रख ली ना, एक दो परिवार को, अपने एक दो परिवारों को अपने घर में रख लीजिए। जाइए हल्द्वानी, ले आइए एक दो परिवारों को, इतना दिल पसीज रहा है तो। भाई रूल ऑफ लॉ है ना सबसे बड़ा। अमन भाई 30 सेकंड आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान अजीज भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। आप कंप्लीट कर लीजिए शोएब, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए शोएब। कोई एनआरसी और अतिक्रमण का ये लिंक समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अमन चोपड़ा से एक बात पूछना चाहता हूं। जब कंगना रनावत की ऑफिस में यानी उनके अंगना में जब बुलडोजर चला था तो सब ये कहने लगे कि कितना मुश्किल होता है बॉम्बे में आके बसना, बीएमसी ने क्यों तोड़ दिया। अब ये गरीब लोगों का घर बस उजड़ रहा है तो कह रहे हैं अरे ये तमाशा कर रहे हैं, यानी अमीरों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ नहीं खड़े होंगे। कंगना ने अवैध समुदाय ने प्रदर्शन कंगना का घर अवैध अतिक्रमण थोड़ी ना था। प्रदर्शन नहीं किया, क्या वो शाहीन बाग बना रही है? आपके दिमाग में किसका अतिक्रमण हो गया मुझे नहीं पता। मैं आ रहा हूँ, फरहान साहब आ रहा हूँ, फरहान साहब आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, फिर मैं अजीज खान, संगीत रागी और जोशी जी आ रहा हूँ। फरहान साहब आ रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, ये एनआरसी की ही कड़ी है, ये जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है एनआरसी की अगली कड़ी है। बिल्कुल अमन भाई देखिए, जी अमन भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देता है तो भैया ना आपको प्रॉब्लम ना मुझको प्रॉब्लम, सीधी बात। हमें क्या प्रॉब्लम? हम तो कहेंगे बड़े जाड़े हो रहे हैं, अच्छा हुआ दे दी, लेकिन आर्गुमेंट अच्छा करो। अभी एक साहब ने बोला, अभी एक साहब ने बोला कि रेलवे बड़ी है या मानवता बड़ी है। तो भैया ऐसा करो, मानवता को बड़ा कर दो, मकानों की रजिस्ट्री कराना बंद कर दो, बत्ती का कनेक्शन लेना बंद कर दो, तार जा रहा है तार खींच लो, कब्जा करके जमीन पे मकान बना लो। मानवता बड़ी है, कानून थोड़ी बड़ा है तुम लोगों के लिए। फरहान साहब बोलिए, अब फरहान साहब अब आप बोलिए।
बोलिए फरहान साहब। हाँ भाई कब्जा करके बनाया गया मैं ना एक घर बात सर। बता दूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं। मैं कोई बहरूप, अच्छा अमन भाई सुनिए, मैं इनकी तरह बहरूपिया तो हूं नहीं कि मेरे नाम के आगे कभी राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाए तो कभी लिखा जाए इस्लामिक स्कॉलर तो कभी लिखा जाए वरिष्ठ वकील। ये बहरूपिया आदमी है, इसे देश खुद नहीं जान पा रहा कि ये है क्या। और न्यूज 18 के ही प्लेटफॉर्म पर इसका 4 बार नाम चेंज किया जा चुका है। हंसता ऐसा है जैसे लगता है गधा इसका बाप होगा, इससे बेहतरीन हंसता है, गधे से भी बेहतरीन हंसता है। अच्छा मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, सुनिए, मैं पॉइंट की बात गिना दूं वरना तो इसके बेवकूफी में क्या नाम है पॉइंट की बातें भूल जाऊंगा। दिल्ली में जहांगीरपुरी में जब अमन भाई क्या नाम है फर्स्ट फ्लोर के बजाय लोगों ने सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बना लिया, तो उस पर क्या नाम ये हुआ कि उस पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, बुलडोजर चला जाएगा। तो फिर उस वक्त प्रशांत भूषण और दुष्यंत दबे वहां पर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या नाम है उसकी कोर्ट ने कहा कि इसको एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। आखिर में क्या हुआ, वो आज जानकीपुरम में जितनी भी कॉलोनियां थी जिन्होंने सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर बना रखा था बिल्डिंग पे, आज वो सब वैध करार दी गई कि नहीं, अवैध बिल्डिंगों को वैध कर दिया गया। फिर उसके बाद सुदामा सिंह प्रकरण में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी मत कीजिए और इस पर क्या नाम है विचार करने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। फरहान साहब एक सवाल लेता हूं आपसे, हल्द्वानी वाले मामले में रेगुलराइज कर देना चाहिए, ये आपका पक्ष है? यही आपका पक्ष है? हल्द्वानी वाले मामले में करना चाहिए, रेगुलराइज कर देना चाहिए, डंके की चोट पर करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। एक मिनट सवाल है, मैं मुस्लिम विरोधी पूरे नहीं देश में रेलवे की जितनी जमीन है, प्रधानमंत्री को दिखाना पूरे चाहिए देश में रेलवे की जितनी जमीन पर कब्जा है सबको रेगुलराइज कर देना चाहिए, सारा कब्जा जायज कर देना चाहिए। फिर तो देश में आओ कब्जा करो, रेगुलराइज हो जाओ। फिर तो सिर्फ हल्द्वानी क्यों, सिर्फ वही 90% मुस्लिम है तो सिर्फ वहां क्यों, फिर तो हर जगह रेलवे की जमीन पर कब्जा जायज हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, हर जगह होना चाहिए ना। फिर तो फिर आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं, आप कब्जे के साथ है ना, पूरे देश में कब्जा कर लो। सुन लीजिए, सिर्फ हल्द्वानी क्यों फरहान साहब? अमन भाई बोलने दीजिए। हाँ बोलिए 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 अमन भाई, जहां जहां सुन लीजिए, चलिए मैं आपकी बात बोल रहा हूं। अमन भाई सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां जहां पक्के मकान बने हैं, वो चाहे रेलवे की जमीन हो चाहे किसी की भी जमीन हो, आप उस मकानों को उजाड़ नहीं सकते। अगर उजाड़ना है तो उससे पहले उन लोगों के लिए मकान की व्यवस्था कीजिए, फिर रेलवे को दीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं, पहले आप वहां पर मकान की व्यवस्था कीजिए, बाद में उनको तोड़िए। ठीक है, अगर आपको तोड़ने का शौक है, सरकार तोड़ने का काम नहीं कि जब 40-40 सालों से रह रहे हैं, जब वो 40-40 50-50 सालों से रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, फिर क्यों तोड़ रहे हैं भाई? पहले बसाते हैं फिर उजाड़ते हैं, बसाया क्यों, कैसे बसा दिया? फिर मजेदार पक्के मकान है तो उनको रेगुलर, फिर बेशक अवैध है सही, लेकिन पक्का मकान है तो आप रह लो। मजेदार तो कब्जे का पहला नियम, पहले तो पक्का मकान बना लो, फिर कोई नहीं हटा सकता। बताइए रागी साहब जल्दी से। मजेदार तर्क है कि अजीज खान आ रहा हूं, जोशी जी आ रहा हूं। मजेदार तर्क ये है कि मिट्टी का मकान हो, यदि झोपड़ी हो तब आप उसे हटा दीजिए, लेकिन यदि पक्का मकान उसकी जगह किसी ने बना लिया है तो रहने दीजिए। दूसरी बात, मुझे लगता है पूरे देश की जनता इस सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट यदि अवैध अतिक्रमण के बाद यदि मकानों को रेगुलराइज करती है तो जो लोग जहां जहां भी अतिक्रमण करके रखे हैं वो इसी को एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे, नज़ीर के तौर पर। और कल जाकर के मैं भी दिल्ली के किसी एक जगह के प्राइम कॉलोनी में जाकर के एक झुग्गी डाल करके और वहां पर जो है वो हथिया करके कहूंगा कि मेरा भाई मेरा आप वहां पर कर दीजिए। और आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर जो है नेताओं के बंगले तोड़े गए हैं, नोएडा के अंदर पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है, इसलिए ये बहुत बेतुका था। एक कमेंट आपका अजीज खान चिट्ठी पढ़ ली, समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। अजीज भाई, अमन भाई मेरा बोलिए अजीज खान बोलिए कि ये जो भी मकान वहां बनाए गए हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के कंसेंट से बनाए गए, वहां मान्यता हुआ स्कूलों का अधिकारियों के कंसेंट से। हम चाहते हैं इन अधिकारियों के गलती का सजा गरीबों को क्यों मिले? नहीं, अगर वाकई सजा अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो और अतिक्रमण भी हटे, दोनों चीजें होनी चाहिए। सही बात है, सरकारों ने गलती की और गरीबों को सजा मिल रहा है। अगर सरकार उसी वक्त रोक लगा देती, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, नगर निगम टैक्स नहीं लेता, हाउस टैक्स नहीं लेता, अगर सारी चीजें रोक दी जाती पहले, तो आज ये नौबत नहीं होती। ये सारे फैक्ट्स हाई कोर्ट में गए हैं। शुक्रिया अजीज खान, शोएब जमाई, डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात के एक बार